स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीआर मैथ्स पॉइंट। आज हम एनसीईआरटी क्लास 12th के एक न्यू चैप्टर की ओर चलते हैं। चैप्टर नंबर 3 होगा जिसका नाम आव्यूह है। आव्यूह को बच्चों इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें हमारा ये इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 होगा और इसमें हम देखेंगे कि आव्यूह के प्रकार और उनकी परिभाषाएं इस लेक्चर में। बच्चों यह हम बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एंड देयर डेफिनेशंस। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने से पहले बच्चों हमें इस चैप्टर में इसके ऊपर कुछ डेफिनेशंस, कुछ परिभाषाएं और आव्यूह के प्रकारों को हमें समझना होगा बहुत अच्छे से, क्योंकि पूरा चैप्टर इस एक लेक्चर के ऊपर डिपेंड है। जब तक हमें आव्यूह, कौन सा आव्यूह क्या होता है, किस तरीके से होता है, कैसे काम करता है पता नहीं होगा, तब तक हम काम नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल टीआर मैथ्स पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को भी बताएं। आइए शुरू करते हैं। इसमें स्टूडेंट हम सबसे पहले देखेंगे आव्यूह की परिभाषा। आव्यूह की परिभाषा कुछ इस तरीके से देंगे कि एम एन कोई भी संख्या होती है जिसमें एम बच्चों यहाँ पर एक पंक्ति यानी कि रो को शो करती है और एन का मतलब कॉलम यानी कि स्तंभ को बताती है। संख्याओं का एक ऐसा समुच्चय जो एम पंक्तियों तथा एन स्तंभों वाली आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित होता है। तो बच्चों कह सकते हैं एम बाई एन क्रम या कोटि का आव्यूह या एम बाई एन आव्यूह कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आव्यूह को बच्चों हम साधारण तरीके से हम कह सकते हैं कि ए इक्वल टू ए आई जे, या इसका ऑर्डर कितना एम बाई एन या ए इक्वल टू इतने से व्यक्त करते हैं। यहाँ पर हमें थोड़ा ये समझना होगा कि यहाँ पर पूरा जो ए आई जे है वो तो इस आव्यूह का अवयव है, एलिमेंट है, और यहाँ पर जो एम बाई एन है इसका मतलब है ये पहले वाला एम तो इसमें रो को शो कर रहा है कि कितनी रो है इस मैट्रिक्स में, इस आव्यूह में, और एन का मतलब ये कॉलम को बता रहा है कि इसमें कितने कॉलम है। जबकि यहाँ पर हमें बच्चों देखना पड़ेगा कि यहाँ आई का तो मतलब है ये किस रो में है, और जे का मतलब किस कॉलम में है, और एम का मतलब टोटल रो और एन का मतलब टोटल कॉलम। तो इसे इंग्लिश में किस तरीके से डिफाइन करेंगे बच्चों कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन देंगे, अ सेट ऑफ एम एन नंबर्स रियल और इमेजिनरी arranged in the form of rectangular array of m rows and n columns is called an m by n matrix to be read as m by n matrix। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, द मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंट बाई ए इक्वल टू ए आई जे ओवर ए इक्वल टू ए आई जे। मतलब इस ए आई जे को हम किस तरीके से ओपन करेंगे यहाँ पर वो देखते हैं। मैं यहाँ पर बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेके चलूँगा बच्चों। तो ए आई जे को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर ये हमारे पास जो नज़र आ रहा है ये ए आई जे, ये तो हमारे पास इसका क्या है, अवयव है, एलिमेंट है। और यहाँ पर जो आई है, आई का मतलब है ये किस रो में है, यानी कि पहले जो लिखा होगा वो ये बताएगा तुम्हें ये एलिमेंट किस रो में है, किस पंक्ति में है, और दूसरा वाला जो ये जे है, जे की जगह जो भी लिखा होगा वो बताएगा कि ये एलिमेंट किस कॉलम में है, या कह सकते हैं किस स्तंभ में है। और कैपिटल एम, इसका ये मतलब होता है बच्चों ये इसमें इस आव्यूह में, इस मैट्रिक्स में कितनी रो हैं। यहाँ तो आई बताता है कौन सी रो में है एलिमेंट, और कैपिटल एम बताता है कितनी रो हैं टोटल इस मैट्रिक्स में, और एन का मतलब है टोटल कितने कॉलम है इसमें। इसका मतलब यहाँ पर बच्चों ये होता है। अब यहाँ इस तरीके से अगर मैं इसे ओपन करूँ तो ऐसे करके ओपन कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले देखूँगा ए बन बन। ए बन बन का बच्चों केवल ये मतलब है कि ये फर्स्ट रो में है, फर्स्ट पंक्ति में है, और ये फर्स्ट कॉलम में है, ये वाला फर्स्ट कॉलम में है, यानी कि पहली पंक्ति में। अगर मैं इस दूसरे वाले एलिमेंट की बात करूँ, इस वाले एलिमेंट की अगर मैं बात करूं ए 12 की, तो इसका मतलब है पहले तो इसमें ये तो होती है
पंक्ति यानी कि रो, इसका मतलब फर्स्ट रो में है और ये फर्स्ट रो में है, लेकिन ये सेकंड कॉलम में। ये जो 2 है वो कॉलम को यहाँ पर बताता है। लेकिन बच्चों इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे पास ये तो होती है हमारी R1, ये होती है R1, ये तो पहली पंक्ति होती है फर्स्ट, ये वाली जिसे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये फर्स्ट पंक्ति होती है, फर्स्ट रो होती है। और बच्चों ये वाली हमारी क्या होती है, ये सेकंड रो होती है हमारे पास, जिसे हम R2 बोलते हैं। और इसी तरीके से ये थर्ड रो होती है हमारे पास, जिसे हम R3 बोलते हैं। और इसी तरीके से ये हमारे IV रो है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, RI बोल सकते हैं। और ये हमारी कौन सी रो है, MH रो है, तो इसे बोल सकते हैं RM बोल सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारी रो हो गई। तो कह सकते हैं जो क्षैतिज जो हॉरिजेंटल टाइप से लेटी हुई होती हैं वो तो हमारी होती हैं रो। और इसी तरीके से अगर मैं अब कॉलम को बताऊं तो कॉलम क्या होता है, चलिए कॉलम को भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो खड़े हुए हैं ये हमारे कॉलम होते हैं। ये बच्चों हमारे पास है, ये फर्स्ट कॉलम है यानी कि जिसे हम C1 से व्यक्त करते हैं। और ये हमारे पास सेकंड कॉलम है जिसे हम C2 से व्यक्त करते हैं। इसी तरीके से ये हमारे पास थर्ड कॉलम है जिसे हम C3 से व्यक्त करते हैं बच्चों। और ये हमारे पास मिल गया JNth कॉलम, तो इसका मतलब इसे CJ से व्यक्त कर देंगे। और ये हमें मिल गया Nth कॉलम, तो इसे हम CN से व्यक्त कर देंगे। तो इससे एक बात पता चल गई बच्चों, हमारे पास इसमें M रो है, N कॉलम है, तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर होगा वो M/N होगा, या कह सकते हैं इसकी जो कोटि होगी वो M/N। तो इस तरीके से ये हमारी रो होती हैं और ये कॉलम होते हैं। अब इसमें कुछ इस अवयवों को कैसे करके पहचानते हैं, चलिए वो देखते हैं। अब यहाँ पर ये तो समझ में आ गया, ये 11 का मतलब है ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में, क्योंकि ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है। ये दोनों कहाँ पर कट करना है, 11 पे। तो ये फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में मिल गया तुम्हें एलिमेंट, या अवयव बोल सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये बच्चों मेरे पास फर्स्ट रो में है और ये सेकंड कॉलम में है, तो इसीलिए इसे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम या कह सकते हैं पहली पंक्ति दूसरा कॉलम। ठीक है, यानी कि इसीलिए A12 से इसे व्यक्त किया है। अब मैं इस वाले एलिमेंट की अगर बात करूं बच्चों तो ये हम देखेंगे फर्स्ट रो में है लेकिन थर्ड कॉलम में है, तभी इसी वजह से इसे A13 लिखा है, क्योंकि ये फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा समझेंगे। अगर मैं इसकी बात करूँ इस एलिमेंट की, तो ये हमारा सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, यानी कि इसे कह सकते हैं कि दूसरी पंक्ति पहले कॉलम में है। ये इसका मतलब ये हुआ, ये 21 का केवल ये मतलब होता है। बच्चों मैं यहाँ पर अगर इसकी बात करूँ तो ये हमारा एलिमेंट सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में है। ऐसे यहाँ पर ये सेकंड रो में है और थर्ड कॉलम में है, ये सेकंड रो में और JNth कॉलम में है, ये सेकंड रो में और Nth कॉलम में है। तो इस तरीके से हमें एलिमेंटों की पहचान होती है बच्चों की, कौन सा एलिमेंट कौन से कॉलम में है। ठीक है, तो ये तो हमारा क्लियर हुआ अवयव और उनके अवयव कैसे करके काम करते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर हमें थोड़ा और समझना पड़ेगा। ये हमारा जो AIJ इक्वल टू इसे तो हम मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स को हमेशा बड़ी ब्रैकेट में लिखते हैं, कह सकते हैं बिग ब्रैकेट में लिखते हैं। तो लेकिन हमें यहाँ समझना पड़ेगा इसमें जो हमारे पास AIJ, A11, A12, A13 या फिर AIJ या कह सकते हैं यहाँ पर बच्चों AMN जो यहाँ शो कर रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं एलिमेंट, यानी कि अवयव बोलते हैं। जैसे यहाँ पर इसके अंदर जो ये सब लिखे हुए हैं ये इसके एलिमेंट है, अवयव है। ठीक है, इस तरीके से हमें बताना है, यहाँ पर पहचान करनी है। अगर मैं दूसरे वाले पॉइंट की बात करूँ तो ये यहाँ पर जो I नज़र आ रही है उस I का मतलब होता है बच्चों की पंक्ति का स्थान निर्धारित करती है। पंक्ति का मतलब I के स्थान पर यहाँ जो I लिखी हुई है इसमें I के स्थान पर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी। मतलब ये हमें केवल ये बताती है बच्चों कि ये एलिमेंट, ये अवयव किस पंक्ति में रखा हुआ है, या कह सकते हैं किस रो में है रखा हुआ। मतलब कह सकते हैं कि डिटरमाइन
द लोकेशन ऑफ द रो, ये रो की लोकेशन बताता है। और ये जो जे नज़र आ रहा है उसमें जे के स्थान पर कुछ भी हो सकता है दूसरे स्थान पर, तो जे हमें केवल ये बताता है स्तंभ का स्थान निर्धारित करता है। डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ कॉलम, मतलब ये बताता है कि ये किस कॉलम में रखा हुआ है। ये कोई रो, नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कॉलम, पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या को नहीं बताता है। ये केवल ये बताता है कि कौन सी पंक्ति में है और कौन से कॉलम में है। और तीसरा, पांचवा नोट हमारा ये रहेगा कि एम जो यहाँ पर तुम्हें दिखाया जा रहा है, एम का मतलब है पंक्तियों की कुल संख्या। एम यहाँ पर पंक्तियों की कुल संख्या बताता है। ये जो एम पहले आ रहा है ब्रैकेट के बाहर, ये पंक्तियों की कुल संख्या बताएगा, और ये स्तंभों की कुल संख्या। पंक्ति का मतलब टोटल रो, टोटल कॉलम। तो यहाँ का मतलब ये हुआ, इसका पंक्तियों, एम का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ रो। ये बताता है कि इसमें कितनी रो हैं। और हमारे पास बच्चों क्या होगा, नोट नंबर 6 होगा एन, स्तंभों की कुल संख्या को बताता है, या कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। बच्चों यहाँ पर एम बाई एन क्या है, एम बाई एन आव्यूह का क्रम, या इसे कोटि भी बोल सकते हैं हिंदी में। इंग्लिश में बच्चों इसे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बोलते हैं। ये इस तरीके से हमने एक आव्यूह लिया और उसके बारे में थोड़ा समझा। अब हम बच्चों क्या देखेंगे, आव्यूह के प्रकार। अब देखेंगे आव्यूह के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम समझेंगे इसमें पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश को, जिसे इंग्लिश में बच्चों हम कहते हैं रो मैट्रिक्स, OR ओवर रो वेक्टर्स। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर पंक्ति आव्यूह क्या होता है, इसके नाम से ही पता चला है। पंक्ति का मतलब इसमें केवल एक पंक्ति होगी, केवल एक पंक्ति, मतलब वह आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है, तो उस आव्यूह को पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश कहते हैं। इंग्लिश में इसे ऐसे परिभाषित करेंगे कि अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। मतलब जिस मैट्रिक्स में केवल एक रो होती है उसे हम बच्चों क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स, या कह सकते हैं पंक्ति आव्यूह, या फिर पंक्ति सदिश, या फिर बोल सकते हैं रो वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा समझेंगे। एग्जाम्पल में हमने क्या किया, ये जो आव्यूह है यहाँ पर, इस आव्यूह में ए इक्वल टू मान लिया, तो इसमें हमारे पास रो तो ये एक है, एक ही पंक्ति है, लेकिन कॉलम इसमें कितने हैं, 1 2 3। तो रो तो एक है और कॉलम 3 है। तो बच्चों यहाँ पर रो एक है, इसीलिए हम कह सकते हैं ये हमारी रो मैट्रिक्स है, या कह सकते हैं पंक्ति आव्यूह है। दूसरा आव्यूह हम समझेंगे बच्चों स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश। स्तंभ आव्यूह को हम स्तंभ सदिश भी बोलते हैं। कॉलम मैट्रिक्स OR ओवर कॉलम वेक्टर। कॉलम मैट्रिक्स को बच्चों हम कॉलम वेक्टर भी बोलते हैं। अब यहाँ पर हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इसकी परिभाषा कैसे करके देखें। इससे, इसके नाम से ही बच्चों हमें पता चल रहा है कि इसमें केवल एक स्तंभ होना चाहिए, एक ही कॉलम होना चाहिए। तो वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, तो उस आव्यूह को स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश कहते हैं। इंग्लिश में कैसे करके परिभाषा देंगे, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स OR ओवर कॉलम वेक्टर। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर उसमें केवल एक ही कॉलम है, एक ही स्तंभ है, कॉलम को इंग्लिश में स्तंभ बोलते हैं बच्चों, तो वो हमारा क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स, या कह सकते हैं स्तंभ आव्यूह होगा। जैसे इसमें मैं बात करूं एक एग्जाम्पल के द्वारा, इसे कैसे, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बच्चों हमने लेट कर ली, कैपिटल इक्वल टू 1 2 3। इसमें हमने देखा इसकी रो कितनी है हमारे पास, तो रो तो हमारे पास एक तो ये रो है R1, और एक रो है ये R2, और एक रो है ये R3। लेटी हुई जो होती हैं वो R रो होती हैं। अगर मैं इसमें कॉलम की बच्चों बात करूं मैं, तो कॉलम कितने हैं यहाँ पर, कॉलम केवल एक ही है, ये है, ये केवल एक ही कॉलम है। जो खड़ा हुआ होता है वो कॉलम होता है, ठीक है, और जो लेटा हुआ होता है वो रो होती है। तो यहाँ पर एक ही कॉलम है इस मैट्रिक्स में, इस आव्यूह में, तो इसका मतलब है ये बच्चों हमारे पास कौन सा आव्यूह है, ये कह सकते हैं बच्चों स्तंभ आव्यूह है, या कह सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर मैं ये वर्ग आव्यूह की बात करूं बच्चों, वर्ग आव्यूह ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर।
बच्चों तो इसमें वर्ग आव्यूह होता क्या है, जैसे इंग्लिश में स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसकी परिभाषा होती है वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है जो, तो उस आव्यूह को वर्ग आव्यूह कहते हैं। मतलब इसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों ही बच्चों कैसे होंगे, बराबर होंगे। जैसे पंक्ति अगर जितनी होंगी उतने ही कॉलम। इंग्लिश में इसे कैसे करके डिफाइन करेंगे बच्चों, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे इसमें बच्चों अगर मैं बात करूं तुमसे, ये मैंने एक मैट्रिक्स ले ली, एग्जाम्पल के तौर पे एक मैट्रिक्स ले ली, तो इस मैट्रिक्स में अगर मैं देखूं तो इसमें रो कितनी है बच्चों, एक और ये दो रो हैं इसमें। अब इसमें कॉलम को मैं कैसे करके देखूंगा, और इसमें कॉलम कितने हैं, एक और एक, दो, यानी कि मेरे पास इसमें बच्चों दो ही कॉलम है और दो ही इसमें रो हैं। ये दो तो कॉलम हो गए, ये एक एक, दो कॉलम और दो इसकी रो हो गई, एक और एक, दो। तो इसका मतलब है ये हमारी 2x2 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और हम इसके ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर होगा 2x2। इसका मतलब है इसमें दो इसमें रो हैं और दो इसमें कॉलम है। ठीक है, तो ये हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि पंक्तियों की संख्या बराबर है किसके, स्तंभों की संख्या। अगर मैं इस दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं तो ये 3x3 का एग्जाम्पल है। इसमें कितनी रो है, एक, दो, तीन, तीन इसमें रो है। और कॉलम कितने हैं इसमें बच्चों, एक, दो और ये तीन, तीन इसमें कॉलम है। तो इसका मतलब ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक वर्ग आव्यूह है। ठीक है, क्योंकि इसमें जितनी पंक्ति हैं उतने ही स्तंभ है, अर्थात जितने रो है उतने ही कॉलम है। और इसका जो ऑर्डर होगा, जो क्रम होगा, वो 3x3 का होगा, क्योंकि पहली बार में ये रो होती हैं और ये कॉलम होते हैं। तो इसमें रो भी तीन है, पंक्ति भी तीन है और स्तंभ भी तीन है। तो ये 3x3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, या हम कह सकते हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 है। इस तरीके से हमें बच्चों क्या करते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स की पहचान होती है, उसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, अगर मैं बच्चों इसमें बात करूं मुख्य विकर्ण की, मुख्य विकर्ण जैसे इंग्लिश में लीडिंग डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा कैसे करके देंगे, किसी वर्ग आव्यूह में बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से दाएं हाथ के नीचे सिरे को मुख्य विकर्ण कहते हैं। बाएं हाथ का ऊपरी सिरा बच्चों, इसे हिंदी इसमें टाइप करना ये भूल गए, इसमें इंग्लिश में ऐसे ही देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से, ये बाएं हाथ है इसका ऊपरी सिरा, यानी कि लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड के ऊपर से, ये लेफ्ट हैंड पर ऊपर से और राइट हैंड के नीचे तक, ये हमारे पास जो होता है इस तरीके का, ये इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, मुख्य विकर्ण, यानी कि लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। बच्चों ये हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल होता है। ठीक है, अब लेकिन इसमें डायगोनल भी दो प्रकार के होते हैं बच्चों, हमें थोड़ा इसे समझना होगा। ये तो हमारे पास होता है प्रिंसिपल डायगोनल, ये होता है हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल, या जिसे हम लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं बच्चों, और इसे हिंदी में मुख्य विकर्ण कहते हैं। लेकिन ये हमारे पास कौन सा विकर्ण होता है, ये भी तो कोई ना कोई सा विकर्ण होना चाहिए। ये विकर्ण कौन सा होता है, तो बच्चों ये हमारे पास होता है फॉलोइंग डायगोनल। फॉलोइंग डायगोनल होता है बच्चों, फॉलोइंग डायगोनल का कभी भी यूज नहीं होता, हमेशा यूज प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल बोल सकते हैं, मुख्य विकर्ण का ही यूज होता है। अब यहाँ पर थोड़ा ये समझना पड़ेगा, यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये हमारे पास जो दिख रहा है D1, इसमें ये D1 और ये D2 और ये D3, तो ये हमारे मुख्य विकर्ण के अवयव हैं, एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, या कह सकते हैं लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल के बच्चों ये क्या है, हमारे पास एलिमेंट है। इसमें हमारे पास एक बहुत अच्छा सा नोट है, नोट कैसे करके, इसमें कहेंगे कि विकर्ण केवल वर्ग आव्यूह के ही होते हैं। मतलब विकर्ण का मतलब ये है, अगर कोई भी विकर्ण हमें देखना है, कोई डायगोनल देखना है, तो डायगोनल यानी कि विकर्ण बच्चों केवल वर्ग आव्यूह का ही होगा और किसी का नहीं होगा। कह सकते हैं द डायगोनल इज ओनली ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब जो डायगोनल होता है वो केवल और केवल
स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है और किसी का डायगोनल नहीं हो सकता। चलिए बच्चों एक डेफिनेशन नंबर 5 पे चलते हैं। कह रहा है इसका विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह क्या होता है बच्चों? विकर्ण जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयवों को छोड़कर शेष अवयव शून्य हो। मतलब बच्चों यहाँ पर क्या हो, इसका कैसे करके करेंगे कि वह वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के मुख्य विकर्ण के सभी अवयवों को छोड़कर शेष अवयव शून्य हो, तो उस वर्ग आव्यूह को विकर्ण आव्यूह कहते हैं। मतलब क्या हुआ बच्चों, इसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा, मुख्य विकर्ण होगा, उसके अवयवों को छोड़कर बाकी के सब अवयव जीरो होना चाहिए। जैसे हम कह देंगे अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स लाइंग आउटसाइड द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा गौर करें बच्चों, तो ये हमारे पास होता है प्रिंसिपल डायगोनल यानी कि मुख्य विकर्ण होता है। तो इस मुख्य विकर्ण के सभी अवयवों को छोड़कर बाकी के जीरो होना चाहिए। तो इसके अवयव जीरो नहीं है, लेकिन बाकी के अवयव क्या हैं, सब जीरो हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बच्चों हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है, ये विकर्ण आव्यूह है, या कह सकते हैं बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स है। इस तरीके से ये डायगोनल मैट्रिक्स की यहाँ से पहचान होती है। बच्चों एक बात मैं और बता दूं आपको कि यहाँ पर हम डायगोनल मैट्रिक्स को किस तरीके से भी शो कर सकते हैं, इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। DIAG का मतलब होता है डायगोनल ही पढ़ते हैं इसे, डायगोनल D1 D2 D3 यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये इसे इस तरीके से भी राइट किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक अगली डेफिनीशन की ओर बढ़ते हैं। अगली डेफिनीशन ये होगी बच्चों की अदिश आव्यूह, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है हमारा। अदिश आव्यूह जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी परिभाषा ऐसे देंगे, वह विकर्ण आव्यूह। बच्चों ये विकर्ण आव्यूह ही होता है, वह विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं, अदिश आव्यूह कहलाता है। इसके नाम से ही पता चला है, अदिश का मतलब बदलना नहीं चाहिए, स्केलर का मतलब कभी जो चीज़ बदलती नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में से ऐसे डिफाइन करेंगे, अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। मतलब इसका क्या है, मतलब इसका बच्चों ये है कि किसी भी मैट्रिक्स में सबसे पहले तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए। डायगोनल का मतलब है विकर्ण आव्यूह होना चाहिए। तो ये देखो, इसके मुख्य विकर्ण के अवयव हैं और बाकी के सब जीरो हैं, तो ये विकर्ण आव्यूह तो है। और जो भी मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं बच्चों, वो सब एक जैसे सेम हैं, बराबर हैं। तो इसका मतलब ये हमारे पास कह सकते हैं अदिश आव्यूह भी होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगी। मतलब क्या हुआ, इसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव बराबर होना चाहिए, और ऊपर से ये कह सकते हैं अदिश आव्यूह विकर्ण आव्यूह भी होना चाहिए। विकर्ण आव्यूह हो और मुख्य विकर्ण के अवयव बराबर हो, तो ये हमारा क्या होता है बच्चों, अदिश आव्यूह, या हम कह सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं इसे हम बच्चों। स्केलर मैट्रिक्स जब ये मुख्य विकर्ण या विकर्ण आव्यूह तो है ही, तो इसका मतलब इसे कैसे करके लिख सकते हैं, डायगोनल DDD, क्योंकि इसके जो मुख्य विकर्ण के अवयव प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट हैं वो सब इक्वल हैं। तो हम ऐसे करके इसे शो कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे, एक दूसरे टाइप की ओर बढ़ते हैं। टाइप नंबर हमारा क्या होगा, 7, इकाई या तत्समक आव्यूह। बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये डेफिनेशन, ये बहुत अच्छी है, क्योंकि इसके बिना तो हमारे पास क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसे देखेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इंग्लिश में से बोलते हैं बच्चों यूनिट OR ओवर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होती है, वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक और शेष सभी अवयव, मतलब ये मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव तो एक होना चाहिए और शेष सभी अवयव क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं इकाई या तत्समक आव्यूह कहलाता है। कह सकते हैं बच्चों, इसे हम I से, कैपिटल I से व्यक्त करते हैं। मतलब क्या हुआ, कह रहा है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड ऑल
डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1 इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। मतलब क्या हुआ कि इसमें हमारे पास जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है बच्चों, जो मुख्य विकर्ण होता है, उसके एलिमेंट 1 एक 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 होना चाहिए और बाकी के एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं बच्चों, इकाई या तत्समक आव्यूह या फिर यूनिट और आर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर करना क्या होगा, इस वाले अगर पहले एग्जाम्पल में मैं बात करूँ I1, यहाँ पर हमारे पास ये 1/1 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इकाई आव्यूह है। ठीक है, तो हमने इसे कैपिटल I1 से व्यक्त कर दिया। और ऐसे ही अगर मैं दूसरे की बात करूं तो इसमें I2 क्यों लिखा है, क्योंकि ये 2/2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। 2/2 क्योंकि इसमें क्या है हमारे पास, इसमें 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, तो ये I2 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, कह सकते हैं विकर्णाभ्यूह भी है, और ऊपर से ये इकाई आव्यूह, जैसे इंग्लिश में आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं या यूनिट मैट्रिक्स। इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें मेरे पास 1 2 3 तो रो है और 3 इसमें क्या है, ये कॉलम है, तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ इसे I3 भी बोल सकता हूँ। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये 3/3 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, एक इकाई आव्यूह है। ठीक है, तो ये हम इकाई आव्यूह आई का मान कभी भी क्वेश्चन में बच्चों दिया नहीं होता है, उसे हमें उसके पड़ोस में जो आव्यूह होता है, जो मैट्रिक्स होती है, उसे देखकर लगाना पड़ता है, वो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें यहाँ पर लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर मैं इसका डेफिनीशन नंबर 8 देखूं बच्चों, ये है टाइप नंबर 8, हमारे पास कह सकते हैं शून्य या रिक्त आव्यूह। ये भी बहुत यूज होने वाला आव्यूह है, शून्य या रिक्त आव्यूह। इंग्लिश में कहते हैं जीरो, ओआर ओवर नल, ओआर ओवर वॉइड मैट्रिक्स। ये जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हैं या नल मैट्रिक्स, या फिर बोल सकते हैं वॉइड मैट्रिक्स। कैसे करके परिभाषित करेंगे कि वह आव्यूह जिसका प्रत्येक के अवयव शून्य होता है, तो उस आव्यूह को शून्य या रिक्त आव्यूह कहते हैं। शून्य आव्यूह को कैपिटल ओ से व्यक्त करते हैं। मतलब इंग्लिश में कैसे करके डेफिनेशन देंगे इसकी, अ मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड अ जीरो और नल ओवर वॉइड मैट्रिक्स, इट इज डिनोटेड बाई सिंबल कैपिटल ओ। मतलब क्या हुआ, वह मैट्रिक्स या फिर वह आव्यूह जिसका ईच एलिमेंट जीरो होता है बच्चों, इसमें सभी एलिमेंट जीरो होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। शून्य आव्यूह, रिक्त आव्यूह या नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, इसे जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। इसमें मैंने देखा एक आव्यूह तो है ही, आव्यूह को पहली बात तो पता है ग्रेटर, इससे बड़ी ब्रैकेट से इसे शो करते हैं इसके अंदर एलिमेंटों को लिखकर, तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट है वो जीरो है, तो इसका मतलब ये हमारे पास रिक्त आव्यूह है, शून्य आव्यूह है, या कह सकते हैं जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स है, इसमें हमारे पास बच्चों देखा जाए तो एक इसमें रो है और एक ही इसमें कॉलम है, तो ये 1/1 की हमारी क्या है, रो मैट्रिक्स। तो इसीलिए हमने इसे कैसे करके शो कर दिया, O1/1। तो इसका मतलब ये इसमें एक रो है और एक ही कॉलम है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें मेरे पास जितने एलिमेंट हैं वो सब जीरो हैं। सब कितने हैं बेटा, जीरो। तो ये इसमें जबकि 2 रो हैं और 2 ही इसमें कॉलम है तो ये 2/2 की जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हमें अब क्या करना पड़ेगा यहाँ से, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, इसमें मेरे पास 1 2 3 रो हैं इसमें और 3 ही कॉलम है इसमें। ठीक है, और बाकी सब जीरो हैं एलिमेंट, तो इसका मतलब ये कैपिटल ओ का मतलब जीरो मैट्रिक्स है, रिक्त आव्यूह है, और वो भी किस ऑर्डर का है, किस क्रम का है, 3/3 का है। इसमें 3 तो यहाँ पर रो को शो कर रहा है, पंक्ति को, और ये 3 यहाँ पर कॉलम यानी कि स्तंभ को शो करता है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास जीरो मैट्रिक्स की पहचान होती है। अगर मैं एक जीरो मैट्रिक्स की, एक विशेष जीरो मैट्रिक्स की बात करूं तो इसमें बच्चों मेरे पास ये भी एक जीरो ही मैट्रिक्स है, क्योंकि रो इसमें कितनी है, 1, और कॉलम 1 2 हैं, तो ये 1/2 की एक जीरो मैट्रिक्स है, या मैं कह सकता हूँ बच्चों यहाँ पर जो 1/2 की यहाँ पर रिक्त आव्यूह है। अब मैं टाइप तो यहाँ पर बच्चों 8, ये NCERT के अकॉर्डिंग बच्चों 8 ही टाइप्स हैं इसके।
तो ये हमारे पास इस तरीके से 8 प्रकार के आव्यूह के ऊपर, या कह सकते हैं 8 टाइप के मैट्रिक्स के ऊपर ही पूरा चैप्टर डिपेंड है। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए एक डेफिनेशन और देखेंगे बच्चों। ये सबसे पहले देखेंगे इसमें आव्यूह की समानता। आव्यूह बराबर कैसे होते हैं, समान कैसे, एक जैसे कैसे होते हैं। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की इक्वालिटी देखेंगे। इसे ऐसे लिखेंगे, दो आव्यूह ए इक्वल टू ए आई जे तथा बी इक्वल टू बी आई जे समान कहलाते हैं यदि वे समान कोटि के हों तथा ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान हो, ए आई जे इक्वल टू बी आई जे हो। तो मतलब क्या हुआ बच्चों, इंग्लिश में इसे टाइप करना भूल गया मैं, फिर भी मैं बता दूंगा कि बच्चों यहाँ पर दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगी जब वो, पहली बात तो इक्वल ऑर्डर की होना चाहिए। मतलब जिस ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर की बच्चों ये मैट्रिक्स होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, संगत अवयव बराबर। जैसे यहाँ पर ए बन पहली पंक्ति में पहले कॉलम में यहाँ बन है, और यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसे इरेज करके अब समझाता हूँ। यहाँ मैंने देखा बच्चों कि यहाँ पर ये पहली पंक्ति की और पहले कॉलम की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें मेरे पास यहाँ पर कितना है, बन है। यहाँ से मेरे पास यहाँ पर पहली पंक्ति में पहले कॉलम में बन है, और यहाँ पर भी पहली पंक्ति में पहले कॉलम में बन है। यहाँ पर ये पहली पंक्ति और दूसरे कॉलम में 4 है, और यहाँ पहली पंक्ति दूसरे कॉलम में 4, यहाँ पहली पंक्ति तीसरे कॉलम में 7, और यहाँ पहली पंक्ति और तीसरे कॉलम में 7। यहाँ पर दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम 2, और यहाँ पर बच्चों दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम 2, यहाँ पर 5, इसी तरीके से यहाँ पर भी 5, यहाँ पर 8, और इसी तरीके से यहाँ भी 8, यहाँ पर 3, और इसी तरीके से यहाँ भी 3, यहाँ पर 6, और इसी तरीके से यहाँ भी 6, और यहाँ पर 9, इसी तरीके से यहाँ पर। मैंने एक बात देखा, और जबकि मैं देख रहा हूँ इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, यहाँ तो संगत अवयव तो बराबर हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट तो इक्वल है। अब ये तो एक बात हमारी सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी बात ये, इसका ऑर्डर कितना है, इसमें पहले तो हम देखते हैं रो कितनी है, 1 2 3, इसका मतलब इसमें रो कितनी है, 3। अब हम क्या देखेंगे, इसका कॉलम देखेंगे। अब इसमें कॉलम कैसे करके देखेंगे बच्चों, यहाँ से ये हमें कॉलम पता चल जाएगा। ये हमारे पास कॉलम है 1 2 3, इसका मतलब कॉलम यहाँ पर कितने हैं बच्चों, 3 है। तो इसका मतलब ये 3x3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो गई। तो इसका जो क्रम निकल के आया, जो ऑर्डर निकल के आया, वो 3x3 का आया। और इसका क्रम कितना है भाई, एक इसमें रो, दूसरी तीसरी, ऐसे ही 1 2 3 कॉलम, तो ये 3x3, रो इसमें 3 है और कॉलम भी इसमें 3 है। तो हमने एक बात यहाँ से ये देख ली कि ये दोनों आव्यूह के ऑर्डर, यानी ऑर्डर भी सेम है और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल है। मतलब इसका क्रम भी, इसकी कोटि भी बराबर है, 3x3 और इसके संगत अवयव भी बराबर हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं A इक्वल टू B। इसका मतलब ये हुआ कि आव्यूह A आव्यूह B के इक्वल है। इस तरीके से दोनों आव्यूह इक्वल होते हैं। बच्चों हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि दो आव्यूह, दो मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकती हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो और उनके ऑर्डर इक्वल हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा इस पर थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर बच्चों इन डेफिनेशन के ऊपर ही डिपेंड है। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के एक्सरसाइज को लेंगे और उस एक्सरसाइज के ऊपर कुछ फार्मूलों को समझेंगे। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी हमारे यूट्यूब चैनल TR मैथ्स पॉइंट के बारे में बताएं। थैंक यू।